Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is class 9 Science Olympiads chapter 10 Gravity part first. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. एट ए प्लेस वैल्यू ऑफ g इज लेस बाय 1% देन इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर. द प्लेस इज. तो हमारे पास है एक प्लेस. उस प्लेस पर जो वैल्यू है g की, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. g की वैल्यू हमारी होती है सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड. ये हमारे पास वैल्यू होती है सरफेस पर. जो हमारी g की वैल्यू है किसी प्लेस पर वो 1% कम है इसकी वैल्यू से जो कि सरफेस पर होती है. तो उस प्लेस पर g की वैल्यू 1% कम है. और जो अर्थ की रेडियस है वो है हमारी 6400 किलोमीटर. हमें बताना है वो प्लेस अर्थ के कितने नीचे या कितने ऊपर है. तो ये है हमारी अर्थ. अर्थ का जो सरफेस होता है उस पर g की वैल्यू हमारी हाईएस्ट होती है. तो सरफेस पर g की वैल्यू हाईएस्ट होती है. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सरफेस के, g की वैल्यू हमारी रिड्यूस होती है. और जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर आते हैं g की वैल्यू हमारी रिड्यूस होती है. अंदर आने पर वैल्यू इसीलिए रिड्यूस होती है क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर होगा तो ऊपर का मास भी उस पर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और नीचे का सेंटर भी उस पर फोर्स लगाएगा. तो इसी के कारण जो g की वैल्यू है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी जब ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ जाएगा. तो हमारे पास दो केस हो सकते हैं. सबसे पहले है केस फर्स्ट. केस फर्स्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर जाएगा सरफेस के. ऊपर जाने का मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हाइट गेन करेगा. तो किसी सर्टेन हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है g डैश इज इक्वल टू g मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2h अपॉन r. इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं g डैश की वैल्यू. इसके बाद है हमारे पास केस 2. केस 2 के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के नीचे जाएगा यानी कि डेप्थ में जाएगा. तो इस केस में जो g की वैल्यू है वो हमारी होती है g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस d अपॉन r. यहाँ पर d का मतलब है डेप्थ. तो हमारे पास ये दो फॉर्मूला हैं. हमें दोनों केस सोल्व करने हैं. क्वेश्चन में हमें बताया गया है g की वैल्यू हमारी 1% कम है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से. तो जो हमारा g डैश होगा वो हमारा इक्वल होगा g माइनस 1 अपॉन 100 क्योंकि जो वैल्यू है वो हमारी 1% कम है. तो इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 99g अपॉन 100 जिसको हम लिख सकते हैं 0.99g. तो g डैश की वैल्यू है हमारी 0.99g. तो सबसे पहले सोल्व करते हैं केस फर्स्ट. केस फर्स्ट का जो फॉर्मूला है वो है हमारा g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h अपॉन r. g डैश की वैल्यू है हमारी 0.99g इज इक्वल टू g मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2h अपॉन r. g से g हमारा कैंसिल होगा. हमें मिलेगा 0.99 इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन r. 1 को हम लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड में. हमें मिलेगा 0.99 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन r. इसको सोल्व करने पर होगा माइनस 0.01 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन r. माइनस से माइनस कैंसिल होगा और जो हमारा 2 अपॉन r है इसको हम लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में. तो जो h की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 0.01 मल्टीप्लाई बाय r अपॉन 2. जो हमारा r है वो हमें दिया गया है 6400 किलोमीटर. तो r की वैल्यू है हमारी 6400 किलोमीटर. तो जो हमारी हाइट है वो हमारी होगी 32 किलोमीटर. तो हाइट आ गई हमारी 32 किलोमीटर. इसके बाद हम सोल्व करते हैं केस 2. तो जो हमारा केस 2 का फॉर्मूला है वो है हमारा g डैश इज इक्वल टू g मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस d अपॉन r. g डैश की वैल्यू है हमारे पास 0.99g इज इक्वल टू g मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस d अपॉन r. g से g हमारा कैंसिल होगा. हमें मिलेगा 0.99 इज इक्वल टू 1 माइनस d अपॉन r. इसको आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा -0.01 इज इक्वल टू
माइनस डी अपॉन आर, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, जो हमारी डेप्थ है वो हमारी होगी 0.01 मल्टीप्लाई बाय आर, आर है हमारा 6400, तो डी की वैल्यू होगी हमारे पास 64 किलोमीटर। तो जो हमारी डेप्थ है वो है हमारी 64 किलोमीटर। तो सबसे पहले है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 64 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। अर्थ के नीचे 64 किलोमीटर जो कि थी हमारी डेप्थ। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अर्थ के नीचे 64 किलोमीटर। जो हमारी प्लेस है वो हमारी अर्थ के नीचे 64 किलोमीटर पर है। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस kept in a satellite. The reading of the spring balance is W1 when the satellite goes in an orbit of radius r and W2 when it goes in an orbit of radius 2r. Which of the following is correct? तो गाइज हमारे पास है एक बॉडी जिसको हमने सस्पेंड किया है स्प्रिंग बैलेंस पर, और वो स्प्रिंग बैलेंस है एक सैटेलाइट में। सबसे पहले सैटेलाइट जाती है ऑर्बिट में जिसकी रेडियस है r, उसके बाद वो जाती है दूसरे ऑर्बिट में जिसकी रेडियस है 2r। जब वो रेडियस r वाले ऑर्बिट में है उस टाइम स्प्रिंग बैलेंस पर वैल्यू है W1, और जब वो सैटेलाइट जाती है 2r रेडियस वाले ऑर्बिट में जब स्प्रिंग बैलेंस पर वैल्यू है W2। तो हमें रिलेशन बताना है W1 में और W2 में। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक प्लैनेट। तो ये है हमारी अर्थ, इसके अराउंड रिवॉल्व करती है हमारी सैटेलाइट। तो ये है हमारा ऑर्बिट जिसकी रेडियस है r। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा ऑर्बिट है जिसकी रेडियस है 2r। तो ये है हमारा दूसरा ऑर्बिट, इसकी रेडियस है 2r। तो सबसे पहले जो सैटेलाइट है वो हमारी रेडियस r वाले ऑर्बिट में है। इस केस में जो स्प्रिंग बैलेंस की वैल्यू है वो है हमारी W1। तो जो हमारी सैटेलाइट है इस पर एक फोर्स लगती है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि लगाती है अर्थ, और इस पर एक दूसरी फोर्स लगती है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों फोर्स हमारी इक्वल हैं और एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट होगा सैटेलाइट के अंदर उसका वेट होगा 0। तो ऑब्जेक्ट का वेट होगा हमारा 0, तो W1 की वैल्यू होगी हमारी 0। और यही सेम केस हमारा होगा 2r वाले ऑर्बिट में। इसके अंदर भी अर्थ फोर्स लगाएगी सैटेलाइट पर जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, और सैटेलाइट के ऊपर एक और फोर्स लगेगा जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो हमारा वेट होगा ऑब्जेक्ट का 2r वाले ऑर्बिट में वो भी होगा हमारा 0। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g अपॉन 9 वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ r द रेडियस ऑफ अर्थ इज। तो इस क्वेश्चन में हमें वो हाइट बतानी है जिस हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी हो जाती है g अपॉन 9, और ये हमें बतानी है r की टर्म्स में। तो गाइज हमें पता है जो g की वैल्यू है वो हमारी होती है gm अपॉन r स्क्वायर। इसमें जो कैपिटल G है ये है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है हमारा मास ऑफ अर्थ, और जो r है ये है हमारी रेडियस। तो ये वैल्यू होती है हमारे पास g की। क्वेश्चन में हमें दिया गया है g अपॉन 9, तो g अपॉन 9 की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी gm अपॉन 9r स्क्वायर, और ये वैल्यू है हमारे पास g डैश की। तो g डैश इक्वल है g अपॉन 9 के, जो कि इक्वल है gm अपॉन 9r स्क्वायर के। इसके अलावा g डैश की एक और वैल्यू होती है gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। r प्लस h हमने इसीलिए किया क्योंकि जो हाइट है वो हमारी मिल गई रेडियस के अंदर। तो ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस और इसका हमने कर दिया स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास g डैश की वैल्यू। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं g डैश की, ये दोनों एक दूसरे की इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं gm अपॉन 9r स्क्वायर हमारा इक्वल है gm अपॉन r प्लस h के होल स्क्वायर के। gm से gm हमारा कैंसिल होगा, हमें मिलेगा 9r स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस h के होल स्क्वायर के। ये जो हमारा स्क्वायर है ये हमारा जाएगा लेफ्ट साइड में, तो हमें मिलेगा अंडर रूट 9r स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस h।
इसको आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा 3r इज इक्वल टू आर प्लस एच, और जो हमारी h की वैल्यू है वो हमारी होगी 2r। तो जो हमारी हाइट है वो है हमारी 2r, जो कि दी गई है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. The two stones will meet above the ground at the height of। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक टावर जिसकी हाइट है 100 मीटर। तो टावर की हाइट है 100 मीटर, हमने इसके ऊपर से एक स्टोन को रिलीज किया, तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारी 0 और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी हमारी v, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम मान लेते हैं s1। इसी टाइम पर हमने एक दूसरा स्टोन थ्रो किया अपवर्ड्स, जिसकी जो वेलोसिटी थी वो थी हमारी 25 मीटर पर सेकेंड। तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी 25 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारा s2। ये दोनों स्टोन्स हमारे मिले इस पॉइंट पर, तो इन दोनों का जो टाइम है वो हमारा सेम होगा। टाइम हमारा इसीलिए सेम होगा क्योंकि दोनों को हमने एक टाइम पर रिलीज़ किया था, तो जब ये दोनों मिलेंगे उस टाइम पर जो इनका टोटल टाइम है वो सेम होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं s1, उसके बाद हम निकालेंगे s2, और इन दोनों का जो सम होगा वो होगा हमारा 100 मीटर। तो सबसे पहले निकालते हैं s1। s1 हमारा इक्वल होगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर के। जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारी 0, तो ut हो गया 0 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन है हमारी 10, जो कि होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो टाइम है वो है हमारा t, तो इसको लिख देते हैं t स्क्वायर। तो s1 हमारा इक्वल होगा 5t स्क्वायर के। इसके बाद हम निकालते हैं s2। s2 भी इक्वल होगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर के। जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारी 25, तो ये होगा 25t प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो होगी हमारी -10, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ऊपर की तरफ जाता है, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तब उसकी स्पीड डिक्रीज़ होती है, यानी कि एक्सेलरेशन है हमारा नेगेटिव। तो इसको लेंगे -10 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, तो ये होगा हमारा 25t माइनस 5t स्क्वायर। तो s1 है हमारा 5t स्क्वायर, s2 है हमारा 25t माइनस 5t स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 100 मीटर। तो s1 प्लस s2 इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 100 मीटर। s1 था हमारा 5t स्क्वायर प्लस s2 था हमारा 25t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर होगा कैंसिल, t की वैल्यू होगी हमारे पास 4 सेकेंड्स। तो टाइम है हमारा 4 सेकेंड्स, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन द टू स्टोन्स विल मीट। जब वो दोनों स्टोन्स मिलेंगे हमें वो डिस्टेंस निकालना है ग्राउंड से। तो ये था हमारा डायग्राम, इसके अंदर हमें ये डिस्टेंस निकालना है, और ये डिस्टेंस था हमारा s2। s2 की वैल्यू थी हमारे पास 25t माइनस 5t स्क्वायर। t की वैल्यू है हमारे पास 4 सेकेंड्स, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 100 माइनस 16 5 जा होते हैं 80। तो s2 की वैल्यू होगी हमारे पास 20 मीटर, जो कि हमें दी गई है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो गाइज इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो बॉल्स हैं और दोनों हैं रबर की। दोनों का साइज सेम है, लेकिन एक बॉल है सॉलिड और दूसरी बॉल है होलो, यानी कि एक का मास ज़्यादा होगा और दूसरे का मास कम होगा। तो इस केस में सॉलिड का मास ज़्यादा है और होलो का मास कम है। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ है वो है हमारी 10 न्यूटन पर केजी। मून की जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ है वो है हमारी 1.7 न्यूटन पर केजी, यानी जो अर्थ है वो 1 केजी पर 10 न्यूटन फोर्स लगाती है, और जो मून है वो 1 केजी पर 1.7 न्यूटन फोर्स लगाता है। हमें बताना है कौन सी बॉल पर सबसे ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगी।
इस क्वेश्चन में ये जो फोर्स है, इस फोर्स का मतलब है वेट, यानी कि कौन सी बॉल का वेट सबसे ज़्यादा होगा। तो होलो और सॉलिड में से सॉलिड का वेट सबसे ज़्यादा होगा। अब जो हमारी अर्थ है इसके अंदर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए जो बॉल का वेट होगा वो अर्थ पर ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सॉलिड हमारी बॉल होगी और उसका वेट हमारा ज़्यादा होगा अर्थ पर। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी।